गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बच्चों आज हम 2-3 दिन के बाद मिल रहे हैं, तो आपको पता ही क्यों है ऐसा। अभी जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था वो लास्ट हमने उसमें क्या किया था, लास्ट में हमने सेल के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सेल, कि सेल जो होते हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। बच्चों अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6। अब ये जो जितने भी चैप्टर आपके, ये आपके थ्योरेटिकल चैप्टर है, यानी ये जो चैप्टर है ये एक्सप्लेनेशन वाले चैप्टर है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपके चैप्टर है उसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम होती है, कुछ आपकी डेरिवेशन बेस्ड हो जाते हैं। तो मतलब ये कह सकते हैं कि जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है वो एज ए न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा है। जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप 118 एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ऑर्गेनिक यानी कार्बोनेट कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। तो अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे किसी मेटल का एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी कि उसकी मिनरल फॉर्म से कैसे हम उसे प्योर फॉर्म में लाएंगे। तो इस जो चैप्टर का नाम है वो है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, यानी शॉर्ट में अगर हम इसे बोले तो इसे कहते हैं मेटलर्जी। क्या कहते हैं इसे? मेटलर्जी। मेटलर्जी का मीन्स होता है कि मिनरल से किसी एलिमेंट को कैसे हम प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करें। तो उसके अंदर जो भी प्रोसेस आते हैं प्यूरिफिकेशन के, वो सारे प्रोसेस हम किसके अंदर पढ़ते हैं? इस मेटलर्जी प्रोसेस के अंदर हम इसे पढ़ते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल, कि हम किसी मेटल को कैसे आइसोलेट करते हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ। आप लोगों को पता है कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है या हमारी अर्थ क्रस्ट में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने? 180। बच्चों आपको पता है कि 92 के बाद जो एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 92, दैट मीन यूरेनियम। यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट है 92 से लेके 118 एलिमेंट है, इन एलिमेंट को कहा जाता है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट हमें अर्थ क्रस्ट में कहीं नहीं मिलते। ये सब क्या है? ये मैन मेड है। तो 92 के बाद जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या है? मैन मेड एलिमेंट है। अब 92 से जो पहले एलिमेंट है, 1 से लेकर 92 के बीच में जो एलिमेंट है, या इवन 92 से आगे जो 118 एलिमेंट है, इन एलिमेंट को हम फर्दरी फिर क्या करते हैं? इनको क्लासीफाइड करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं किसमें? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में। तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में जब हम इन्हें क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो जो मोस्टली हमारे पास जो मोस्टली एलिमेंट्स हैं वो कहाँ मिलते हैं? हमें अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, ठीक है। और जनरली किस फॉर्म में मिलते हैं? कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। तो जैसे अगर हम मान के चलें कि जैसे मेटल है, कोई भी मेटल है, जनरली अर्थ क्रस्ट में या जो हमारे पास 118 एलिमेंट है, इसमें मेटल्स ज़्यादा है। आप एस ब्लॉक देख लो या पी ब्लॉक, एस ब्लॉक देख लो या डी ब्लॉक देख लो, एफ ब्लॉक देख लो, या सारी जितने भी एलिमेंट हो क्या है? मेटल है। और आई थिंक 22 या 23 एलिमेंट ऐसे हैं कि जो नॉन मेटल है। और जो मेटोलाइड है, मेटोलाइड भी क्या है? एज ए मेटल फॉर्म में, या हमें सॉलिड फॉर्म ही मिलते हैं। अब मेटल के बारे में आपने जनरली पढ़ा है कि जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होती हैं, यानी ये क्या करती है? अपना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देती है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो मेटल्स होती है इनकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है वो लो होती है। तो लो आयनाइजेशन इंथैल्पी के कारण ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती है? डोनेट कर देती है। और जब इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगी तो ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या हो जाती है? इजीली कंबाइन हो जाती है। तो यही रीज़न है कि जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स हमेशा हमें अर्थ क्रस्ट में कंबाइनिंग स्टेट में मिलती हैं। तो कंबाइनिंग स्टेट में क्यों मिलते हैं? क्यों?
क्योंकि एक तो इनकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो लो है, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है। तो लो आयनाइजेशन इंथैल्पी और हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के कारण ये क्या करते हैं, ये इजीली किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट हो जाते हैं। अब जनरली जो हमें मिनरल फॉर्म या जनरली जो हमें मिनरल्स मिलते हैं किसी भी मेटल के, वो किस फॉर्म में मिलते हैं, वो हमें कार्बोनेट के फॉर्म में मिलते हैं। अगर कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा कार्बोनेट फॉर्म में मिलेंगे, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहे ऑक्साइड फॉर्म में मिलेंगे, सल्फर के साथ कंबाइन हो रहे सल्फाइड फॉर्म में मिलेंगे, सल्फाइड फॉर्म में मिल सकते हैं या सल्फाइड फॉर्म में मिल सकते हैं। सल्फाइड ITE, सल्फाइड 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 हो गया आपका S2-, सल्फर सल्फाइड हो गया आपका SO3 2-, और तीसरी चीज आती है आपके सल्फेट SO4 2-। ठीक है, तो हमें जो मिनरल्स है या जो मेटल है, मेटल किस फॉर्म में मिलेगी, हमें कंबाइन फॉर्म में मिलेगी। और ये कंबाइन फॉर्म में किसके साथ मिल सकती है, अगर सपोज कार्बन के साथ है तो कार्बोनेट के फॉर्म में मिल सकती है हमें CO3, सल्फर के साथ कंबाइन हो रही है तो सल्फाइड फॉर्म में मिल सकती है, सल्फेट फॉर्म में मिल सकती है, सल्फाइड फॉर्म में मिल सकती है। अगर हैलोजन के साथ कंबाइन हो रही तो ये हमें लाइक हैलोजन फॉर्म में मिल सकती है। अब हैलोजन में क्या है, क्लोरीन है तो क्लोराइड फॉर्म में मिलेगी, फ्लोरीन है फ्लोराइड फॉर्म में मिलेगी, आयोडीन है आयोडाइड फॉर्म में मिलेगी, ब्रोमीन है ब्रोमाइन फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, ऐसे जो सिलिकेट है, अगर बाई सिलिका के साथ कंबाइन हो रहे तो हमारी अर्थ क्रस्ट में लगभग 98% जो थिंग्स है वो क्या है, सिलिका है। तो उस वहाँ पे अगर हमें मिलेगी तो किस फॉर्म में मिलेगी, सिलिकेट फॉर्म में मिलेगी। तो जनरली क्या होती है, जो मेटल्स होते हैं वो हमें मोस्टली सिलिकेट फॉर्म में ही ज़्यादा मिलती है। तो अब हम इसके बेस पे हम क्या कह सकते हैं, इसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि मिनरल क्या होते हैं। मिनरल किसी भी एलिमेंट, जो मिनरल है, मिनरल क्या है, वो अर्थी पार्टिकल्स हैं जो कि क्या होते हैं, कंबाइन फॉर्म में रहते हैं। और अगर हम इसको कन्वीनियंटली और बेनिफिशियली एक्सट्रैक्ट करें तो उस फॉर्म को ओर फॉर्म कहा जाता है। यानी इसको हम एक इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे सपोज हम ये मान के चलें कि पर्टिकुलर जैसे इस एरिया में हम रह रहे हैं, यहाँ पे सपोज हमें ये दिखा कि यहाँ पे आयरन है, या आयरन की यहाँ पे क्या है, हमें पता है कि यहाँ पे हमें आयरन मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, उस आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ से पूरी की पूरी चीज़ें, यानी पूरे मिट्टी पत्थर कंकड़ सारी चीज़ें हम उठा लेंगे, पूरा का पूरा हीप उठा लेंगे। तो वो क्या है, वो मिनरल फॉर्म है। वो जो फॉर्म है वो फॉर्म क्या होगी, मिनरल, कि हमने पूरा का पूरा उसे क्या कर लिया, वहाँ से उठा लिया। तो अर्थ क्रस्ट से जो भी चीज़ें हम लेते हैं, अर्थी पार्टिकल हो गए या उसमें जो भी चीज़ है, वो सारी की सारी उसको कहा जाता है मिनरल। और फिर उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं कन्वीनियंटली और बेनिफिशियली। तो उस फॉर्म को क्या कहा जाता है, ओर फॉर्म। यानी जैसे उसमें से बड़े बड़े पत्थर है वो हमने हटा दिए, या कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनको हम आराम से इजीली सेपरेट कर सकते हैं, तो उसके बाद जो फॉर्म बच जाती है उसकी वो ओर फॉर्म होती है। जैसे सपोज हम ये मान के चलें कि हमें जैसे आयरन, मैंने बताया भी कि आयरन हमें यहाँ पे मिल रहा। अब आयरन की सपोज हमें कौन सी फॉर्म मिल गई, ऑक्साइड फॉर्म। जैसे हमें मिल गया Fe2O3 को अगर हम और फॉर्म में बोलें तो ये हेमेटाइट होता है। और जनरली हम क्या कहते हैं इसे, फेरिक ऑक्साइड। Fe2O3 को क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड। और अगर और फॉर्म में हम कहें इसको तो फेरिक ऑक्साइड को हम कहते हैं हेमेटाइट। तो ये आयरन का क्या है, मेन ओर है। आयरन जो एक्सट्रैक्ट होता है वो हेमेटाइट से ही होता है। तो अब हमें जो हेमेटाइट मिला, यानी हमने पूरा अर्थी पार्टिकल उठा दिया था, अर्थी पार्टिकल को हमने सेपरेट कर दिया, उसके बाद हमारे पास केवल क्या बचा, आयरन के केवल ऑक्साइड फॉर्मेशन ही बची। यानी आयरन की जो इम्प्योर फॉर्म है वो ऑक्साइड में है, तो वो जो फॉर्म है उसकी वो क्या है, हेमेटाइट फॉर्म है। तो इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, ओर। इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, ओर। और जो हमने पूरा मिट्टी कंकड़ पत्थर सारा उठाया था वो क्या होगा, इसका मिनरल। तो यानी अर्थी जो पार्टिकल होते हैं जहाँ पे कि हम पूरा का पूरा हीप ही उठा लेते हैं, वो हो गया आपका मिनरल। और उसको हम कन्वीनियंटली और बेनिफिशियली जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो होती है उसकी ओर फॉर्म। एक चीज़ और ध्यान रखें, मिनरल ओर हो सकता है
या जो मिनरल है वो ओर होता है, लेकिन ओर कभी भी मिनरल नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। मिनरल ओर हो सकता है लेकिन ओर कभी भी मिनरल नहीं हो सकता। तो इस प्रोसेस में यानी कि मिनरल को पहले ओर में कन्वर्ट करना, ओर से फिर उसको और आगे के प्रोसेस से उसको फिर प्योर बनाना, और प्योर बना के उस मेटल को कन्वीनियंट या उस मेटल को प्रॉपरली क्या है एक प्रॉपर तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट करना। ये जितने भी प्रोसेस आते हैं ये सारे प्रोसेस किसके अंदर आते हैं? मेटलर्जी के अंदर आते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है मेटलर्जी प्रोसेस। यानी अर्थ से अगर हमने कोई मेटल एक्सट्रैक्ट करनी है वो हमें उसको वहाँ पे हमें किसी भी फॉर्म में मिल सकती है, कार्बोनेट फॉर्म में मिल सकती है, सल्फाइड फॉर्म में मिल सकती है, सल्फाइड फॉर्म में मिल सकती है, सल्फाइड फॉर्म में मिल सकती है, ऑक्साइड में मिल सकती है, उसके हैलाइड फॉर्म में मिल सकती है या सिलिकेट फॉर्म में मिल सकती है। तो उसको कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट करके प्योर फॉर्म में लाना, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है मेटलर्जिक प्रोसेस, और इसी को कहते हैं मेटलर्जी। तो अब हम इसके अंदर ये पढ़ेंगे कि किसी भी मेटल को हम कैसे कन्वीनियंटली और बेनिफिशियली कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके लिए क्या क्या प्रोसेस आते हैं, इनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पूरा डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और भी बता दूँ मैं आपको, यहाँ पे जनरली कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे गोल्ड हो गई, प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, रोडियम हो गया, ऑल्सो सिल्वर। ये जो मेटल होती है ये लेस रिएक्टिव मेटल होती है, लेस या लीस्ट रिएक्टिव इन्हें कह सकते हैं, और इनको कहा जाता है नोबल मेटल। जैसे नोबल कैसे होती है कि वो किसी से रिएक्ट नहीं होती, उनका ऑटोमोस्ट सेल क्या होते हैं कंप्लीट होते हैं, तो वो किसी से रिएक्ट नहीं होती। ऐसे ही कुछ मेटल ऐसी होती हैं जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, रोडियम हो गया, इवन सिल्वर हो गया, ये क्या होती है? ये लेस रिएक्टिव मेटल होती है, और ये हमें अर्थ क्रस्ट में क्या मिलती है? फ्री स्टेट में मिलती है। यानी अर्थ क्रस्ट में हमें ये इजीली मिल जाती है, किस फॉर्म में? फ्री फॉर्म में, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं होती। तो इन एलिमेंट को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है नेटिव एलिमेंट, और इनकी स्टेट को नेटिव और नोबल स्टेट भी कहा जाता है। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय नेटिव मेटल। तो नेटिव मेटल क्या होती है? जो कि अर्थ क्रस्ट में हमें फ्री मिलती हैं, फ्री स्टेट में मिलती हैं, और जो किसी के साथ इजीली रिएक्ट नहीं होती, तो हमें किस फॉर्म में मिलती है? फ्री फॉर्म में मिलती है। और एग्जांपल, इसके एग्जांपल पूछे जा सकते हैं। तो एग्जांपल क्या हो गया इसके? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, रोडियम हो गया। ये मेटल आपकी क्या है? नेटिव मेटल है, जो कि हमें क्या मिलती है? फ्री स्टेट में मिलती है। ठीक है, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन कि हम मेटलर्जी में जनरल जो प्रिंसिपल है आइसोलेशन के, उसमें क्या पढ़ते हैं या मेटलर्जी है क्या। तो जो 118 हमारे पास एलिमेंट है, 118 एलिमेंट में जो हमारे पास 92 एलिमेंट है, 92, वो जो 92 एलिमेंट है, वो 92 एलिमेंट को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, किस तरीके से इनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्या प्रोसेस हम इसमें अप्लाई करेंगे, उन प्रोसेस के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। और यही क्या है? मेटलर्जी। अब इसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि अकरेंस ऑफ मेटल। मेटल हमें कहाँ से मिलती है? तो जनरली जो मेटल होती है, मेटल हमें कहाँ से मिलती है? अर्थ क्रस्ट से मिलती है। और अर्थ क्रस्ट में क्या होती है? ये कंबाइनिंग फॉर्म में होती है। मैंने अभी तुम्हें नेटिव मेटल के बारे में बताया, जैसे गोल्ड, प्लेटिनम वगैरह के बारे में बताया, तो ये तो हमें क्या होती है? फ्री स्टेट में मिलती है। लेकिन जो मोस्टली मेटल्स होती हैं, वो किस फॉर्म में मिलती है? हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलती है। और वो किस कंबाइंड फॉर्म में मिलती है? जैसे कार्बोनेट में, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया आपका CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या कहते हैं? जनरली हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, लेकिन अगर हम इसको और फॉर्म में इसका और नेम लिखें तो इसका और नेम क्या होता है? लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? लाइमस्टोन। ऐसे ही दूसरा होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3, इसको क्या कहते हैं? मैग्नेसाइट। एक ऐसे होता है CaCO3.MgCO3, इसको कहते हैं डोलेमाइट। तो CaCO3 कार्बोनेट फॉर्म में क्या हो गया? लाइमस्टोन।
MgCO3 इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेसाइट। CaCO3.MgCO3 ये हो गया आपका डोलेमाइट। तो ये क्या है, मैग्नीशियम और कैल्शियम की क्या है, ओर फॉर्म है। और कौन सी ओर फॉर्म में, कार्बोनेट ओर फॉर्म है। ऐसे अगर हम ऑक्साइड देखें, जैसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है आपका Al2O3.2H2O, बॉक्साइड। जो एल्युमिनियम का मेन ओर होता है वो क्या है, बॉक्साइड है, Al2O3.2H2O, ये हो गया आपका बॉक्साइड। Al2O3 इसको हम क्या कहते हैं, कोरेंडम, Al2O3 कोरेंडम। और जनरली हम उसे क्या कहते हैं, Al2O3 को एल्यूमिना। ठीक है, एक ऐसे एल्युमिनियम का एक और आता है, जैसे ये हो गया आपका Na3AlF6, इसको कहा जाता है क्रायोलाइट। तो एल्युमिनियम के मेटलर्जिक प्रोसेस में क्रायोलाइट का बहुत ही स्पेशल रोल भी है। ये जब हम आगे भी चैप्टर में पढ़ेंगे तो इसके रोल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि जब हम जब हम एल्युमिनियम का एल्यूमिना से एक्सट्रैक्शन करते हैं थ्रू हॉल हेरोल्ड प्रोसेस या इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, तो वहाँ पे क्रायोलाइट की लेयर बिछाई जाती है टैंक में, जिसमें हम एल्यूमिना लेते हैं उसके अंदर हम क्रायोलाइट की लेयर बिछाते हैं। तो वो इसलिए किया जाता है क्योंकि जो एल्यूमिना होता है, एल्यूमिना इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बैड कंडक्टर होता है, तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए इसमें क्रायोलाइट मिलाया जाता है, फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग्स क्या है कि जो एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, अराउंड 2300 केल्विन होता है। तो इसको क्रायोलाइट, अगर जब हम इसमें क्रायोलाइट डालते हैं तो क्रायोलाइट इसके मेल्टिंग पॉइंट को भी क्या कर देता है, कम कर देता है, मेल्टिंग पॉइंट को भी डिक्रीज कर देता है। एक 2200 से लगभग 1100 के समथिंग आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है क्रायोलाइट का मेटलर्जिक प्रोसेस में, जिसमें एल्युमिनियम के मेटलर्जिक प्रोसेस है। तो ये ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज़ होगी, जैसे Fe2O3 है, Fe2O3 मैंने अभी बात बताया आपको। Fe2O3 क्या हो गया आपका, फेरिक ऑक्साइड। और कहते क्या है, इसे और फॉर्म में क्या कहते हैं, और फॉर्म में हेमेटाइट हो गया। Fe2O3 को क्या कहते हैं, हेमेटाइट। ठीक है, ऐसे Fe3O4 होता है, Fe3O4 क्या हो गया आपका, मैग्नेटाइट। अगर आप सल्फाइड और देखें, जैसे सल्फाइड और जैसे किसका हो गया, सिल्वर का हो गया Ag2S, अर्जेंटाइट, ZnS, जिंसाइट, CS, कैलेसाइट। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपको, सल्फाइड और हो गया। ठीक है, तो ये जो है इन फॉर्म में हमें मेटल्स मिलती है। और ये कौन सी फॉर्म है, ये इसकी कंबाइनिंग फॉर्म है। तो हमें जो मेटल जनरली मिलती हैं, जिनको हम अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो जनरली हमें कंबाइनिंग फॉर्म में मिलती है। और कंबाइनिंग फॉर्म में मोस्टली किस में मिलती है, या तो कार्बोनेट फॉर्म में मिलेंगी, या सल्फाइड फॉर्म में मिलेंगी, सल्फाइड फॉर्म में मिलेंगी, सल्फेट में मिलेंगी, या फिर हमें ऑक्साइड फॉर्म में मिलेंगी, या सिलिकेट फॉर्म में। तो ये मोस्टली हमें इस फॉर्म में यहाँ पे हमें मिलती है। अब जो अगली चीज़ आती है वो आती है आपकी सेम इसी में अकरेंस ऑफ मेटल में ही है ये। और यहाँ पे दो डेफिनेशन आते हैं आपकी, मिनरल्स एंड ओर। तो मिनरल्स किसे कहेंगे हम, कि वो कंबाइनिंग स्टेट, मेटल की वो कंबाइनिंग स्टेट जो कि हमें क्या आती है, अर्थ क्रस्ट से मिलती है। मेटल की वो कंबाइनिंग स्टेट जो हमें अर्थ क्रस्ट में मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, मिनरल। और उस कंबाइनिंग स्टेट को यानी मिनरल्स को जब हम कन्वीनियंटली और बेनिफिशियली क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ओर। ठीक है, और जब हमारे पास ओर आ जाता है तो तब हम ओर का आगे क्या करते हैं, ओर का आगे हम प्यूरिफिकेशन करते हैं। और फिर प्यूरिफिकेशन के लिए यहाँ पे अलग अलग 3-4 प्रोसेस होते हैं। और वो जो प्रोसेस होते हैं वो प्रोसेस कौन कौन से होते हैं आपके, वो प्रोसेस मैं आपको अभी बता देता हूँ कि वो प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। तो ये जो प्रोसेस आते हैं ये किस में आते हैं, ये आते हैं आपके एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। ठीक है, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को ही कहा जाता है मेटलर्जी, कि हम कैसे इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो मेटलर्जिक प्रोसेस में सबसे पहले आता आपका क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। मेटलर्जिक प्रोसेस में जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है
क्रैशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, यानी ओर को आप क्या करेंगे, ओर जब आपके पास आ जाएगा मिनरल से आप उसको ओर फॉर्म में लिया, ओर जो आपका होगा उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको क्रैशिंग एंड ग्राइंडिंग करेंगे। दूसरी चीज़ आती है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ये आपका सेकंड प्रोसेस है। आपने फर्स्ट प्रोसेस में क्या किया, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग कर दी, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करके आपने क्या बना दिया, उसका बारीक पाउडर बना दिया, यानी इसको हम किस फॉर्म में ले आते हैं, पाउडर फॉर्म में। जो क्रशर में इसको हम डालते हैं, क्रशिंग मशीन आप लोगों ने जैसे देखी होगी, जैसे पत्थर तोड़ने की क्रशिंग क्रशर देखे होंगे आपने, बड़े बड़े क्रशर लगे होते हैं। तो क्रशर को क्या किया, क्रशर में क्या किया जाता है, इस ओर को डाला जाता है और ओर के अंदर जितनी भी हैवी थिंग्स होती हैं उनको ग्राइंड कर दिया जाता है, ग्राइंड क्रशिंग करके उनको ग्राइंड कर दिया जाता है, बारीक पीस दिया जाता है और उसको किस फॉर्म में ले आते हैं, पाउडर फॉर्म में। जब पाउडर फॉर्म में हमें ओर मिल जाता है तब हम अगले स्टेप पे आते हैं, और दूसरा जो स्टेप होता है इसका वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर जब हम करते हैं तो इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोसेस आते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में जैसे ग्रेविटी सेपरेशन आपका आ जाता है, दूसरा आपका फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस आ जाता है, तीसरा आपका मैग्नेटिक सेपरेशन आ जाता है, चौथा आपका लीचिंग प्रोसेस आ जाता है। तो लीचिंग केमिकल प्रोसेस है, ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन और मैग्नेटिक सेपरेशन ये आपके फिजिकल प्रोसेस है। और जो लीचिंग प्रोसेस है ये आपका लीचिंग प्रोसेस क्या आपका लीचिंग प्रोसेस आपका केमिकल प्रोसेस है, इसमें हम केमिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं कुछ केमिकल्स डाल के। तो पहले में क्या किया जाता है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग होती है, दूसरे में कंसंट्रेशन ऑफ ओर किया जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में भी क्या अलग अलग स्टेप पे हम अलग अलग स्टेप पे हम अलग अलग चीज़ों को करते हैं। तो जैसे हमने पहले ग्रेविटी सेपरेशन किया, ग्रेविटी सेपरेशन को लेविगेशन भी कहा जाता है, ठीक है, लेविगेशन भी कह सकते हैं या हाइड्रोलिक वॉशिंग भी इसे कहा जाता है, लेविगेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग और ग्रेविटी सेपरेशन। दूसरा आता है आपका फ्रोथ फ्लोटेशन, तीसरा आता है आपका मैग्नेटिक और चौथा आता है आपका लीचिंग प्रोसेस। तो ये आता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर में। तीसरी चीज आती है आपकी आइसोलेशन ऑफ मेटल। अब जब आपके पास कंसंट्रेटेड ओर आ जाती है तो तब आप इसके बाद करते हैं आप इसका आइसोलेशन। तो आइसोलेशन में भी फिर तीन चीज़ें आती हैं, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या है कि आप कैल्सिनेशन में क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर ओर को, यहाँ पे कार्बोनेट की इम्प्यूरिटीज़ आप रिमूव करते हैं, तो वो जो ओर फॉर्म आपके पास है उसको आप क्या करते हैं, अब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं, उसके मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा बिलो टेम्परेचर पे, मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे आप उसे क्या करते हैं, हीट करते हैं अब्सेंस ऑफ एयर में। तो अब्सेंस ऑफ एयर में क्योंकि यहाँ पे कार्बोनेट की इम्प्योरिटीज़ है, तो कार्बोनेट क्या होता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे जो ओर है तो कार्बोनेट से किस फॉर्म में आ जाती है, ऑक्साइड फॉर्म में मिल जाती है। तो ये जो प्रोसेस आता है ये कैल्सिनेशन में आता है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस आता है आपका रोस्टिंग प्रोसेस। रोस्टिंग में क्या करते हैं आप, रोस्टिंग में भी क्या किया जाता है, रोस्ट का मतलब जलाना ही होता है। तो रोस्टिंग प्रोसेस में आप क्या करते हैं कि जो ओर है, ओर को आप एक्सेस ऑफ एयर में हीट करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक्सेस ऑफ एयर है और कैल्सिनेशन में अब्सेंस ऑफ एयर है, और सेम थिंग्स है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसके मेल्टिंग पॉइंट से कम पे आप एक्सेस ऑफ एयर में इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे। और यहाँ पे जनरली जो सल्फाइड की इम्प्यूरिटीज होती हैं वो रिमूव की जाती हैं। तो कैल्सिनेशन में कार्बोनेट की इम्प्यूरिटी रिमूव की जाती है और रोस्टिंग में सल्फर की इम्प्यूरिटी रिमूव की जाती है। तो सल्फर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड में, और जो ओर है आपका सल्फाइड ओर वो ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आता है आपका किसमें, आइसोलेशन ऑफ मेटल में। फिर इसके बाद इसमें एक चीज़ और आती है, और वो आती है स्मेल्टिंग प्रोसेस, कार्बन से रिडक्शन करना। तो जब रिडक्शन प्रोसेस में कार्बन का है, हाइड्रोजन का है, या सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस है, या सोडियम और मैग्नीशियम या एल्युमिनियम प्रोसेस है, तो ये अलग अलग प्रोसेस आते हैं। यहाँ पे हमें लगभग प्योर मेटल मिल जाती है। तो ये आइसोलेशन में आपके ये प्रोसेस आ जाते हैं। और जो लास्ट आपका आता है प्रोसेस वो आता है प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो जो बाकी इम्प्यूरिटीज़ रह जाती हैं
इन इम्प्योरिटीज़ों को हम बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस रिमूव करते हैं और यहाँ पे टोटली जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं और आपको लगभग 99.9% जो मेटल है वो प्योर फॉर्म में आपको मिल जाती है। तो ये 4 प्रोसेस है। सबसे पहले आपका क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग आता है, दूसरा प्रोसेस आपका आता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, तीसरा प्रोसेस आपका जो आता है वो आता है आइसोलेशन ऑफ मेटल, और जो चौथा प्रोसेस है वो है प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो ये 4 प्रोसेस मेन प्रोसेस है मेटलर्जी के अंदर, और इन प्रोसेस के बारे में हम इस चैप्टर में अब आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है, और जो बाकी अब आगे हम करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में से करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके।